Hello student, now we start unit 4th kinetic theory of gases second part यूज़ स्टडी करना है. ओके, सबसे पहले यूज़ कर लेते हैं यूज़फुल जो आपके पास इंटीग्रल्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले, क्योंकि जो आगे डेरिवेशंस करने हैं आपको उसमें यूज़ करने पड़ेंगे इंटीग्रल्स. ठीक है, तो फर्स्ट जो इंटीग्रल है आपका आपको दिया हुआ है कि जो आई एन इंटीग्रल है आपका वो किसके इक्वल है आपका इंटीग्रल 0 to इन्फाइनाइट वी एन ई रेज टू पावर माइनस बी वी स्क्वेयर डी वी. ये चीज़ दी हुई है ना आपकी, मीन्स आपके पास वी के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रल दिया हुआ है. तो इस ये एक्चुअली स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं और इसकी जो वैल्यू है, यदि आपकी एन की वैल्यू इवन चल रही है तो उस केस में आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो. गामा n प्लस 1/2 एंड डिवाइड बाई 2 बी रेज टू पावर n प्लस 1/2. मीन्स आपके पास जस्ट आपको n की वैल्यू जो चेंज हो रही है वो पुट करनी है और यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो. जो फॉर एग्जांपल यदि हमारे पास n की वैल्यू 0 चल रही है, सपोज करो ये इंटीग्रल चल रहा है, मीन्स n की वैल्यू 0 चल रही है तो यहाँ पे 0 पुट करो तो यहाँ पे आएगा गामा 1/2. 2 बी की पावर में आएगा तो बी की पावर 1/2. तो और गामा 1/2 जो आपके पास जो ये गामा 1/2 यूज़ होता है वो आपके पास अंडर रूट क्या आती है, पाई आती है वैल्यूज़ की. ठीक, तो यहाँ से आपने वैल्यूज़ पुट कर दी तो ये आपके पास क्या आ जाता है, इंटीग्रल 0 इंटीग्रल आ जाता है. क्लियर है. इसी तरह से यदि आपके पास ओड वैल्यूज़ चल रही हैं इसकी, तो ओड वैल्यूज़ के केस में भी आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ये है क्या आता है. ओड वैल्यूज़ के केस में यदि वी की पावर 1 है, वी की पावर 1 है और ई की पावर्स में आपके पास सेम फैक्टर ही चल रहा है माइनस बी वी स्क्वेयर डी वी, तो आपके पास 1/2 बी आ जाता है. वी क्यूब चल रहा है तो 1/2 बी स्क्वेयर आ जाता है. 5 पावर चल रही है तो ये याद रखने हैं आपको. मैक्सिमम 5 पावर तक ही आपका स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज़ होता है जो आपके डेरिवेशन में यूज़ होगा, तो यहाँ तक आपको पता होनी चाहिए वैल्यूज़. दूसरा, अब आपका यहाँ इंटीग्रल 0 to इन्फाइनाइट चल रहा है ना, यहाँ यही चीज़ यूज़ की. यदि माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट आ जाती है, जो इवन फंक्शंस हैं उस केस में क्योंकि सिमेट्रिक हो जाएगा ना इंटीग्रल, तो उस केस में तो आपके पास ये जो भी इंटीग्रल चल रहा है उसका डबल कर देंगे, इस इंटीग्रल को डबल ऑफ दिस लिख लेंगे. ठीक है, और इन केस ऑफ ओड फंक्शंस ये क्या हो जाता है, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट वो क्या हो जाएंगे, ये इंटीग्रल सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे आपके. क्लियर, ये चीज़ है आपके पास. नेक्स्ट बात करते हैं कि जो टर्म्स हम यूज़ करेंगे अब आगे. ठीक है, कुछ टर्म्स हैं उसके लिए सबसे पहले कुछ डिस्कशन ले लेते हैं. कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं क्या चीज़ होती है. क्लियर है. ओके, सबसे पहले हमें पता है कि जो स्टैटिक सिस्टम है हमारा, स्टैटिक सिस्टम में क्या है आपके पास नंबर ऑफ़ कोऑर्डिनेट्स आपको कितने चाहिए. यदि 3 डायमेंशन स्पेस की यदि आप बात करते हैं तो इन केस 3 डायमेंशन स्पेस में आपके पास किसी भी पार्टिकल की आपको लोकेशन बतानी है तो उसके लिए आपको सिर्फ 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है, एक्स वाई जेड. ठीक है, इन 3 कोऑर्डिनेट से आप कंप्लीट सिस्टम को बता पाते हो. ठीक है, ऐसा ही होता है स्टैटिक सिस्टम में. आपके पास यदि n पार्टिकल्स हैं, सपोज करो आपके पास यदि n पार्टिकल हैं तो आपको कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए, 3n कोऑर्डिनेट्स चाहिए. ठीक है ना, एक के लिए 3 चाहिए तो 3n के लिए कितने चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट्स आपको कंप्लीट सिस्टम को बताने के लिए कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड हैं. ओके, अब पोजीशन स्पेस क्या है आपका, पोजीशन स्पेस आपका क्या है, द 3 डायमेंशन स्पेस in which the location or the position of the particle is completely determined by the 3 position coordinate is known as a position space. means जो आपके पास 3 position coordinates आपको required है इस स्पेस में complete लोकेशन बताने के लिए किसी पार्टिकल की, तो उसको बोला जाता है पोजीशन स्पेस. क्लियर है. ओके, यदि डायनेमिकल सिस्टम की बात करें, डायनेमिकल सिस्टम में क्या है आपका, स्टैटिक सिस्टम में तो पार्टिकल क्या थे, कांस्टेंट थे आपके, बट डायनेमिक सिस्टम में क्या है, पार्टिकल फिक्स्ड नहीं है. ठीक है ना, दे आर मूविंग विद सम वेलोसिटीज़. ओके, तो अब यदि हम सिर्फ एक्स वाई जेड कंपोनेंट बता देते हैं किसी पार्टिकल की लोकेशन के लिए तो ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं देते हैं कि पार्टिकल कहाँ पर है आपके पास, तो उसके लिए हमें 3 वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स भी ज़रूरी बताने हो जाते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे हमें 6 कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ते हैं, 3 आपके पास पोजीशन कोऑर्डिनेट और 3 वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देने के लिए बताने पड़ते हैं. ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जो वेलोसिटी आपको बतानी पड़ती है 3 डायमेंशंस के अलोंग जो वेलोसिटी बताते हो उस स्पेस को बोला जाता है वेलोसिटी स्पेस. मीन्स वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज डिटरमाइंड बाय द 3 वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स corresponding to the 3 डायमेंशन स्पेस इज़ नोन एज अ वेलोसिटी स्पेस आपके पास. ठीक है, अब एक नई टर्म आती है आपके पास वेलोसिटी स्पेस के बाद बात आती है फेज स्पेस की. फेज स्पेस आपका एक्चुअली क्या है,
फेज स्पेस आपका 6 डायमेंशनल स्पेस है, या ये कहो दैट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ पोजीशन स्पेस एंड वेलोसिटी स्पेस का जो कम्बिनेशन है उसको हम बोलते हैं फेज स्पेस। एक ये नई टर्म है, इससे पहले हमने नहीं पढ़ी हुई, तो अब ध्यान रखना ये चीज़ क्या है, ठीक है। द पार्टिकल इन अ फेज स्पेस इज कम्प्लीटली स्पेसिफाइड पॉइंट हैविंग 6 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड एंड वी एक्स वी वाई वी जेड। आपके पास 6 कोऑर्डिनेट्स आपके पास दिए जाते हैं पोजीशन स्पेस फेज स्पेस में, सॉरी, ओके, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फेज स्पेस को। अब आप आगे हम डिवाइड करते हैं सेल्स में, ओके। सेल्स में किस तरह से डिवाइड किया जाता है फेज स्पेस को। अब पहले बात कर लेते हैं पोजीशन स्पेस और वेलोसिटी स्पेस में हमारे पास पार्टिकल्स के लिए वॉल्यूम कितना होता है। यदि हम बात करते हैं पोजीशन स्पेस के लिए, एक्स वाई जेड आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं पोजीशन स्पेस में, तो उसके लिए यदि वॉल्यूम v है पार्टिकल्स का, वॉल्यूम v है। इस तरह से वेलोसिटी स्पेस में यदि वॉल्यूम आपके पास इसके वेलोसिटी स्पेस में जो कोऑर्डिनेट्स है वी एक्स वी वाई वी जेड, इनके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी स्पेस में वॉल्यूम आएगा आपके पास। तो जो प्रोडक्ट है इन दोनों वॉल्यूम्स का, वो आपके पास वॉल्यूम अवेलेबल है फेज स्पेस में किसी पार्टिकल के लिए, ठीक है ना। फेज स्पेस में जो वॉल्यूम अवेलेबल है वो इन दोनों वॉल्यूम्स का कम्बिनेशन है या को प्रोडक्ट है आपके पास। क्लियर है? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ? किसी को डाउट है यहाँ तक तो बता सकते हैं। अब जो वॉल्यूम है फेज स्पेस में उसको हम डिवाइड करते हैं इक्वली डिवाइड किया जाता है उसे लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल्स में, ठीक। मीन्स जो फेज स्पेस में सपोज करो आपके पास ये वॉल्यूम है यहाँ पे, तो इसको हम इक्वली डिवाइड कर लेते हैं स्मॉल पार्ट्स में, एलिमेंट्री पार्ट्स में डिवाइड किया। उन पार्ट्स को क्या बोला है, एलिमेंट्रीज को सेल का नाम दिया गया है, उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उनका सबका वॉल्यूम जो है वो क्या है, इक्वल है वॉल्यूम। क्लियर है? सबको इक्वल वॉल्यूम में डिवाइड किया गया है। अब हम सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं कि जो आपके पास एलिमेंट्री सेल है, कोई हमने एक पर्टिकुलर एलिमेंट्री सेल लिया, जो उसके जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं उन वो सपोज कर लेते हैं वो किसके बीच में, x एंड x प्लस डी एक्स के बीच में हैं, y कोऑर्डिनेट y टू y प्लस डी वाई के बीच में हैं, z टू z प्लस डी जेड के बीच में हैं। ये तो आपके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। इसी तरह से जो वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास वी एक्स टू वी एक्स प्लस डी वी एक्स के बीच में हैं। क्लियर है? इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट्स आपके पास जो हैं, वाई कोऑर्डिनेट वी वाई प्लस डी वाई के बीच में है। जेड कोऑर्डिनेट वेलोसिटी का आपके पास इस तरह से दिया हुआ है। तो जो आपके पास कोई पर्टिकुलर सेल की यदि बात करते हैं, विल हैव एन एलिमेंट ऑफ वॉल्यूम इन पोजीशन स्पेस गिवन बाय, जो पोजीशन स्पेस में उस पर्टिकुलर सेल का जो वॉल्यूम दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, ऐसे दिया जाए ना, पोजीशन स्पेस में जो वॉल्यूम आता है डी एक्स डी वाई डी जेड, ये आएगा। वेलोसिटी स्पेस में आपके पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड, यही आएगा आपके पास। क्लियर है? तो अब फेज स्पेस में वॉल्यूम उसके लिए क्या हो जाएगा, ये 6 कोऑर्डिनेट्स का प्रोडक्ट। मीन्स आपके पास फेज स्पेस में वॉल्यूम जो आएगा आपके पास ये आएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू में डी वी एक्स डी वी वाई डी वाई जेड। क्लियर है? ये आपके पास वॉल्यूम अवेलेबल आ जाएगा इन फेज स्पेस किस पर्टिकुलर सेल के लिए, ओके। किसी पर्टिकुलर सेल के लिए यदि हमें बात करनी है तो ये आपके पास कंप्लीट वॉल्यूम आएगा, ओके। नेक्स्ट जो हम यूज़ करेंगे, पोस्टुलेट्स क्या हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे। पोस्टुलेट्स आपने पहले भी पढ़े थे, मीन्स एजम्पशंस क्या लेकर चलते हैं हम यहाँ पर, क्या क्या एजम्पशंस लेके चल रहे हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं आपके, अब यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हैं आपके पास, मूविंग गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। मूव कर रहे हैं आपके गैस मॉलिक्यूल्स और जो बिहेव लाइक ए स्मॉल इलास्टिक स्फीयर की तरह मूव करते हैं, ठीक है। इलास्टिक स्फीयर की तरह वो बिहेव करते हैं, मूविंग पार्टिकल्स हैं आपकी गैस मॉलिक्यूल्स, ओके। दूसरा जो है आपका जो एजम्पशन है दूसरी वो ये है कि जो सेल्स हैं फेज स्पेस में सबके सारे के सारे सेल्स जो हैं वो इक्वल साइज़ के हैं। वही बात की था अभी यहाँ पे कि इक्वल वॉल्यूम होता है आपका सेल्स का, ठीक है, कि फेज स्पेस का इक्वल वॉल्यूम्स इक्वल साइज़ के सेल्स में डिवाइड करते हो आप फेज स्पेस को। तो वही चीज़ आपकी एजम्पशंस में ली गई है कि जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल साइज़ के होते हैं। तीसरा जो है जो माइक्रोस्टेट्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्रोस्टेट, जो वो हैं इक्वली प्रोबेबल है। माइक्रो और माइक्रोस्टेट दोनों इक्वली प्रोबेबल हैं। बट एक और चीज़ ली है यहाँ पे फोर्थ की, जो इक्विलिब्रियम स्टेट की यदि बात करें तो उस केस में जो मैक्रोस्टेट है वो मैक्सिमम प्रोबेबल आती है आपके इक्विलिब्रियम स्टेट पे ओनली, ओके। नाउ फिफ्थ लिया आपका कि जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो कॉन्स्टेंट होते हैं,
ओके, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका मूविंग है या कांस्टेंट है, जो भी है गैस मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। इसी तरह से सेम जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की वो भी कांस्टेंट रहती है, उस पर भी कोई इफेक्ट आपका नहीं डलता है। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बच्चे, अदरवाइज़ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।